Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर आइसोमेरिज्म वी स्टार्टेड विद द बॉन्डिंग थ्योरीज, जिसमें से हमने पहली थ्योरी स्टार्ट करी थी द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी इसके बाद हमें क्रिस्टल थ्योरी भी पढ़नी है। मैं आपको बॉन्डिंग थ्योरी से ही रिकॉल करवा देता हूँ। आइसोमेरिज्म वैसे भी आपका सीबीएसई बेस्ड टॉपिक नहीं है, वो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बॉन्डिंग थ्योरीज में हम लोगों को ये तो मालूम है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देयर इज अ मेटल सराउंडेड बाय सर्टेन नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगेंड्स। और आपको ये भी पता है कि लिगेंड और मेटल में लिगेंड एक्ट एज अ डोनर मॉलिक्यूल एंड मेटल एक्ट एज एन एक्सेप्टर, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे, किस तरह से मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच करते हैं, मेटल एटम अपने अंदर क्या क्या प्रिपरेशंस करता है, कोई एक्साइटेड स्टेट कोई हाइब्रिड स्टेट अटेन होती है या नहीं, वो सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज डेवलप करी गई। सबसे पहले हमने वीबीडी स्टार्ट करी थी। वीबीडी के मैंने 4 पोस्टुलेट्स भी लिखवाए थे जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन इन योर माइंड की होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मेटल एटम को जब पता चलता है कि सर्टेन लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, तो मेटल एटम starts finding certain vacant orbitals within itself। अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो सर्च करता है कि उसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं तो उसे 6 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बिकॉज हर लिगेंड अपने साथ एक पेयर लाता है और एक पेयर को रखने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए। तो अगर 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो मेटल एटम को 6 खाली ऑर्बिटल अपने अंदर अरेंज करने होंगे। 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो मेटल एटम को 4 ऑर्बिटल्स अपने अंदर अरेंज करने होंगे। और ना सिर्फ मेटल एटम को अपने अंदर ऑर्बिटल्स अरेंज करने होते हैं, बल्कि उन अरेंज्ड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करके एक जैसा भी बना लेना होता है। अगर मान लीजिए मेटल एटम ने एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, 2 d के ऑर्बिटल अरेंज करे अपने अंदर, तो s p d इन सबकी एनर्जी शेप अलग अलग होती है। तो मेटल एटम चाहेगा कि सारे लिगेंड्स को एक जैसे ऑर्बिटल ऑफर करे जाए, इसलिए मेटल एटम अपने सारे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करके एक जैसा भी बना लेता है। एंड जब सारे ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी शेप साइज सिमेट्री के हो जाते हैं, उसके बाद लिगेंड मॉलिक्यूल मेटल एटम को अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। अब लिगेंड की भी एक विजुअलाइजेशन अपने माइंड में डेवलप करनी है कि हर लिगेंड अपने साथ एक फील्ड ऑर्बिटल लेकर आ रहा है जिसमें उसका अपना लोन पेयर बैठा हुआ, ठीक है। और जब मेटल लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास आ जाता है, तो दोनों की ओवरलैपिंग हो जाती है, और ऐसा करने से लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अब तक सिर्फ लिगेंड की थी, अब वो मेटल की भी हो जाती है, ठीक है। अब द इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स कॉमन बिटवीन बोथ लिगेंड एज वेल एज द मेटल एटम, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले एग्जांपल के टाइम पे एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि लिगेंड्स भी दो टाइप के होते हैं, द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड द वीक फील्ड लिगेंड्स। ये याद रखिएगा, यूनिडेंटेड लिगेंड्स में द लिगेंड्स व्हिच कोऑर्डिनेट थ्रू आइदर कार्बन और नाइट्रोजन आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, और बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं इररेस्पेक्टिव कि वो किस भी एलिमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। द बाइडेंटेट लिगेंड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। यूनिडेंटेट में सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग से फर्क क्या पड़ता है, इसके लिए देखिए पहला एग्जांपल मैंने आपको शायद आयरन का कॉम्प्लेक्स करवाया था, Fe पूरा क्या था, FeNH3 होल 6 4 FeCN6 करवाया था। FeCN6 4 नेगेटिव करवाया होगा जिसमें Fe2 पॉजिटिव आया होगा। तो Fe2 पॉजिटिव में हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी 3d6 4s0, आयरन की जो 2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन थी, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो डायग्राम था, उसमें 3d में 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4s0 था। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्योंकि Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जब Cn आते हैं मेटल एटम की तरफ अपना ऑर्बिटल अपने फील्ड लोन पेयर लेकर, तो Cn देखता है कि मेटल एटम के d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, तो मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो एक रिपल्शन एक्सर्ट करता है, और रिपल्शन की वजह से मेटल के जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पुश बैक हो जाते हैं, पीछे के 2 d ऑर्बिटल खाली करवा लेते हैं अपने लिए, ठीक है। मेटल एटम अदरवाइज उन्हें ऑफर कर रहा था sp3d2, लेकिन उन्होंने मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करके खुद अपने लिए ऑक्यूपाई करवाया d2sp3, और d2sp3 इज एक्चुअली नोन एज द इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहां पे आती है। सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में पेयर्ड भी हो गए थे, तो मॉलिक्यूल बिकेम डायमैग्नेटिक। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था ना। वीक फील्ड लिगेंड अगर होता तो वो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश नहीं कर पाता, फिर मेटल एटम जो भी ऑलरेडी उसके पास खाली ऑर्बिटल थे वही वाले खाली ऑर्बिटल ऑफर करता और लिगेंड को उसमें रहना पड़ता। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज दिस एबिलिटी टू पुश बैक द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जरूर याद रखिएगा, आज हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश भी करेगा ना, तो पीछे के सिर्फ 2 डी ऑर्बिटल लेने के लिए पुश करेगा, पीछे के सिर्फ 2 डी यानी कि d2sp3 बनाने के। अगर 3 डी मिल रहे हैं तो नहीं लेगा, बिकॉज देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन दैट स्टार्ट्स विद d3।
D3 या D4 वाली कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, या तो D2sp3 होती है या sp3D2 होती है, बस यही दो होती है सेक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो या तो बाहर के 2D या पीछे के 2D। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे लिगेंड मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करके पीछे का एक डी ले सकता होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक डी मिल रहा होगा तो वो एक को भी छोड़ देगा, क्योंकि पीछे के 2D चाहिए। या तो D2sp3 बनेगी हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल, या फिर sp3। तो इसके अलावा सेक्स कोऑर्डिनेट में और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो बहुत सारी नई चीजें आप सीखोगे, आज हम और एग्जांपल्स कर रहे हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है। आज हम ऑलमोस्ट आज की क्लास में यही एग्जांपल्स चलते रहेंगे वीबीडी के, और लास्ट में जब सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको वीबीडी का ड्रॉबैक बताऊंगा, वीबीडी की लिमिटेशन। MnH2O होल 6 2 पॉजिटिव, ये कंपाउंड अब आप करिए ऑन द बेसिस ऑफ वीबीडी। द क्वेश्चन रिमेन सेम, जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था लास्ट क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ वीबीडी प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन कंपाउंड दे रखा है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपको एग्जाम में वीबीडी के बेसिस पे इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा, तो आपको एग्जाम में इस मेटल एटम का एटॉमिक नंबर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है कि आपको याद होना चाहिए। तो डू यू ऑल रिमेंबर दैट Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सो दैट आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। एटलीस्ट 3D सीरीज तो याद रखिए, Mn is 25। ठीक है, तो करिए Mn 25 होता है, बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था। सबसे पहले आप मेटल एटम की ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करते हैं, फिर इस मेटल में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि लिगेंड कौन से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक, अकॉर्डिंगली आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। Mn25 के हिसाब से वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट करेगा 4s2 3d5। कर आप लोगों ने क्या आपको आइडिया हो गया कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे? आप देखिए, पहले दो डायग्राम्स तो मैंने बना दिए, ग्राउंड स्टेट के और ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के डायग्राम में ही आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितने लिगेंड आएंगे और कौन से लिगेंड आएंगे। दो चीजें देखनी है, कितने आ रहे हैं लिगेंड और कौन से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। अनन्या, आपने पता लगाया? अनन्या सिंह,
इस डायग्राम के बाद आप कुछ आइडिया बता सकते हैं मुझे कि जब वाटर आएंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो मुझे बताइए, प्रीवियस क्लास का किसी को भी कोई डाउट? कोई डाउट? क्या लगता है आपको, बताइए। ये देखिए Mn2 पॉजिटिव, इसके पास 5 अपने इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे बैठे हैं, ठीक है। 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड को रखने के लिए 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। आप बस मुझे ये बताइए, क्या हम यहां से स्टार्ट करते हुए sp3d2 कर दें, या आपको लगता है कि नहीं, वाटर इन इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करके पीछे अपने लिए जगह बना ले? पीछे नहीं पुश करेगा, क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन वाले पीछे पुश करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग डोनर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वाटर मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। और यहां से देखो सेकंड वाले डायग्राम में ही ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डायग्राम होता है, उसी में आपको यहां नीचे एरो बनाना होता है, ये शो करने के लिए कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। जहां से जहां तक हाइब्रिडाइजेशन होगी आपको ये शो करना है, दिस इज sp3d2, ठीक है। और उसके बाद अगले वाले डायग्राम में उन पांचों को एक साथ बना देना होता है। 3d5 तो एज इट इज रहेगा, ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करके एक साथ बना दिए, और लास्ट के d3 बचे। तो ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, अक्षित शर्मा ज्योमेट्री का नाम बताइए। यस अक्षित बताइए। वंश, वंशिका, आप लोग बताओ। अक्षित आपको कोई डाउट है ज्योमेट्री के नेम में? वंश, वंशिका, यशदीप, यहाँ पे जो ऑनलाइन है वो हैंड रेस करिएगा, कितने लोगों को ज्योमेट्री का नाम मालूम है, यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी? कार्तिक, ओम, रजत, शशांक, श्रेया, आप लोगों को डाउट है क्या? यस सर, सर एक बार ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यस सर। आपको मालूम है जिया? देखो 6 वाली, जहां यहाँ पे 6 ऑर्बिटल है ना, 6 लिगेंड्स है ना, 6 कोऑर्डिनेट में हमेशा ज्योमेट्री तो फिक्स ही होती है, ऑक्टाहेड्रल। बस आपको ये डिसाइड करना होता है कि आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल। तो आप देखिए ना क्या है, आउटर ऑर्बिटल, बिकॉज हमने बाहर के डी लिए हैं, बाहर के डी लिए हैं, पीछे के डी नहीं लेना। अगर हम पीछे के डी ले लेते हैं 3 के डी, तो वो हो जाता है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अभी पीछे पुश नहीं हुए इलेक्ट्रॉन, अभी आपने बाहर के 2 डी ऑक्यूपाई करे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल 2 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल, d2 sp3 होता है तो इनर ऑर्बिटल। ओके, आप सबको क्लियर है? आप कुछ पूछ रहे थे? यस सर, क्लियर। देखो यहाँ पे Mn की ग्राउंड स्टेट, जब Mn एज अ न्यूट्रल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसको कोई चार्ज नहीं होता, तो 4s2 3d5 होता है। तो ये कॉन्फिगरेशन आपको क्लियर है? फिर आपको ये समझ में आया कि Mn पे 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट आएगी, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो कौन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? इसमें से कौन से 2 निकालेंगे पहले, 3d के या 4s? 4s के। तो हमने 4s के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 4s0 3d5, तो 4s0 कर दिया हमने, बाकी 3d5 एज इट इज है।
अब यहीं पे हमें देखना है इसी Mn2 पॉजिटिव को 6 वाटर अप्रोच कर रहे हैं, तो Mn उन 6 वाटर को रखने के लिए 6 ऑर्बिटल्स अपने अंदर अरेंज करेगा, उसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल आगे तक खाली पड़े हुए हैं, तो वो जहां से भी पहला ऑर्बिटल है वहां से स्टार्ट करते हुए 6 ऑर्बिटल काउंट करते हुए ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो एक S का मिला, 3 P के मिले, 2 D के मिले, तो sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और फिर अगले स्टेप में ये वाले 6 ना, ये जो आपने 6 मिक्स करे इनको एक साथ बनाना है, लास्ट के जो 3 रह गए थे वो अलग करके दिखा दिया और ये D के 5 एज इट इज। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? पक्का? ये लिख लीजिएगा, ज्योमेट्री इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ संस्कृति, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। डाउट है? 11 से पढ़ रहे हो डायमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक का मतलब। जी आप बताओ, आपको भी डाउट है? आप बताओ मृणालिनी, आप बताओ आयुषी, कैसे पता चला? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ एनी मॉलिक्यूल एनी कॉम्प्लेक्स कंटेन इवन अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 5-5 अनपेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, जब सारे पेयर्ड हो जाते हैं तो डायमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट एंड पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। समझ रहे हैं? तो इसके पास 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, देखो ये याद रखिए sp3d2, अगर sp के बाद वाला d लिया है तो अगर आगे का 4 का d लिया है तो वो है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था पिछला वाला एग्जांपल, उसने मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करके पीछे के 2 डी लिए थे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखी थी d2sp3, तो अगर पीछे वाले डी है तो वही इनर है, अंदर की तरफ वाले डी है लोअर एनर्जी वाले डी तो इनर ऑर्बिटल, और बाहर हायर एनर्जी वाले डी तो आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, ये मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, आप ये तो इमेजिन नहीं हो रहा है कि इनर और आउटर का मतलब क्या है, तो सब लोग याद रखेंगे, आपको समझ में आया? ठीक है, सो देखिए कई बार ना ये एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो ऑक्टाहेड्रल तो आपको ड्रॉ करना आता ही है, वैसे ही ड्रॉ करना है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर मान लीजिए हमें इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो Mn 4 कॉर्नर्स पे एक ऊपर एक नीचे बॉन्ड बनता है, सब जगह वाटर लगा देंगे यहां पे, और इस पूरे मॉलिक्यूल को ब्रैकेट में करके यहां पे क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो इस पे 2 पॉजिटिव दिखा, सो दिस इज द वे कि हम स्ट्रक्चर ऐसे बना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सब लोग ध्यान से सुनिए, चाहे इनर ऑर्बिटल आए या आउटर ऑर्बिटल आए, डायग्राम दोनों का सेम ही बनेगा, क्योंकि डायग्राम तो ऑक्टाहेड्रल वाला ही बनेगा, इनर और आउटर तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे? बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? यस जल्दी से सर। ड्रॉ करिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए सब लोग, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। सर सर डाउट है। हाँ जी बताइए। हाँ बोलो, क्या डाउट है? तो सर फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर हमें डायग्राम दे रखा है कि इसकी ज्योमेट्री आउटर है फिर इनर है? डायग्राम से थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर पाओगे, आपको कभी ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा कि आपको डायग्राम दिखा के पूछने की बताइए इनर है या आउटर है, डायग्राम से कोई पूछेगा भी नहीं, आपको तो पूरा ये करना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, तभी आप पता लगा पाओगे कि इनर है या आउटर है। ठीक है सर। ओके, तो आपसे कभी ऐसा ये हो ही नहीं सकता कि ओके आपको सर। डायग्राम दिखा के पूछने की बताइए ये इनर है या आउटर, दैट्स नॉट पॉसिबल, आप डायग्राम देख के नहीं बता सकते, इनर आउटर सबका डायग्राम एक जैसा ही बनता है, ब्रैकेट पे 2 पॉजिटिव। ठीक है, लिखा? देखिए अगला क्वेश्चन, CrOx होल थ्राइस 3 नेगेटिव, ये करिए जरा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, ऐसे करो 4 नेगेटिव लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। CrOx होल थ्राइस 4 नेगेटिव, अनन्या शर्मा मुझे इसका नाम बताइए कॉम्प्लेक्स का। देखिए आपको याद होने चाहिए लिगेंड्स के नेम,
स्कूल में भी प्री बोर्ड दे चुके हो, तो अब तो आप दे चुके हो ना? अभी नहीं दिया? ऑक्जेलेटो 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आप बताइए। अरे बोलने दो ना। हाँ, आप ये डिसाइड करो उन्होंने क्रोमियम आएगा कि क्रोमेट आएगा। हाँ, आप बताओ। पूरा बोलो ना। आयन, क्योंकि चार्ज है तो आयन। ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3 आयन, सही है। 3 आ रहा है या 4 आ रहा है? सॉरी 2 आ रहा है, क्योंकि 4 नेगेटिव दिया ना मैंने। 6 नेगेटिव तो इस पे होगा, 6 नेगेटिव में से 4 चला गया तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 2 आयन। चलिए एनीवेज करिए इसकी ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सेम डायग्राम्स बनाइए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसे बोर्ड, राइटिंग बोर्ड को खोलिए करो आराम से। देखिए मैं आप लोगों के जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं उनके रजिस्टर में देख पा रहा हूँ कि वो कुछ बेसिक चीजें भूल गए हैं वो क्लास 11 की। आपको याद नहीं है क्रोमियम हैज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन? याद है कुछ क्रोमियम एंड कॉपर में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती थी, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता था टू मेक इट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। तो वो लीजिए ना फिर 4s1 3d5, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। आएगी तो 4s 2 3d4, लेकिन ये याद होगा आपको कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता था। याद है? नहीं याद आ रहा? सुन के भी नहीं याद आ रहा? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनते ही याद आ जाना चाहिए। अरे आप लोग बातें क्यों करते रहते हो? पीछे एक एक सीट छोड़ के बैठो।
शशांक आपने करा, बता सकते हैं इसमें क्या होगा? शशांक काशवी आप बताओ क्या करें इसके बाद? सर अभी मुझे डाउट है, मैं कर रही हूँ। करो, सब लोग करो। करा सबने? कोई डाउट? संस्कृति कोई डाउट है तो बताया करो, आप खुद ही तो बताओगे ना कोई डाउट है तो। बोलो कोई डाउट है तो। जी हाँ, कोई डाउट? जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनमें किसी को कोई डाउट है? गौरांग, आयुष, कृपा, रजत, शशांक, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये सर ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में नहीं आ रही। यस सर, डाउट है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 Yes, प्लस, इसमें किस किस को डाउट है? देखो ध्यान से देखो, 2 प्लस एक OX पे -2 होता है, तो 3 OX पे कितना हो जाएगा? बोलो। -6। ठीक है, तो x -6 इज इक्वल टू -4, जो ऊपर होता है वो इक्वल टू में रख देते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 6 - 4 हो जाएगा ना 2, तो हमने 2 प्लस कर दिया ये, और 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपने देखिए पहले तो एक 4s में से निकलेगा, और जब 4s खाली हो जाएगा तो एक 3d का निकल जाएगा, तो 4s 0, 3d 4 रह जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि जब लिगेंड आएंगे तो हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करनी। कर लिया आप लोगों ने? आपने करा? डाउट है? आयुषी बिल्कुल एक्टिवली बताओ ना, इतना लटके लटके से क्यों हो रहे हो, बताइए। खुशी आपने करा? क्या हाइब्रिडाइजेशन आई? sp3d2, आप बताइए। डाउट है? क्या डाउट है? बट ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, पहले तो मुझे बताओ। बायडेंटेट आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, मैंने लिखवाया तो था। यूनिडेंटेट में कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बायडेंटेट तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बायडेंटेट को पीछे के कितने डी चाहिए होते हैं? 2, एक तो मिल ही रहा है, एक को और पीछे पुश कर देगा ये आके, और एक को और क्योंकि इट हैज द एबिलिटी टू पुश बैक ना, ये स्ट्रॉन्ग है, एक तो उसे ऑलरेडी खाली मिल रहा है, बस एक और चाहिए तो एक को और पुश कर देगा। हालांकि हम एक को और कर सकते हैं, लेकिन हमें पीछे के D3 चाहिए ही नहीं होते, हमें तो दो ही डी चाहिए होते हैं, तो एक तो पहले से मिल रहा था, एक को ये पीछे पुश कर देगा, अब यहां से पीछे पुश होते ही ये 2 जगह खाली हो जाएगी। अब दूसरी चीज देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होगा ये तो 3 ऑर्बिटल है, नहीं ये 3 ऑर्बिटल है, लेकिन लिगेंड तो पेयर तो ये 6 ही लाएंगे, क्योंकि एक OX बायडेंटेट है, एक OX अपने साथ 2 पेयर ला रहा है, तो 3 OX 6 पेयर लाएंगे, तो 6 पेयर रखने के लिए तो आपको ऑर्बिटल तो 6 ही लेने पड़ेंगे ना। D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप यहां पे शो करेंगे, और अगले केस में डायग्राम कैसे बनाएंगे एक बार खुद बनाने की कोशिश करिए। बताइए, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, मैंने अभी जो बताया वो समझ में आया? यस सर। यस सर।
संस्कृति मुझे दोनों चीजें बताइए, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। कैसे पता चला पैरामैग्नेटिक होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ज्योमेट्री बताइए। सही है अनन्या, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होगा ना, क्योंकि हमने पीछे पुश करके पीछे के दो डी, बिल्कुल सही। तो ज्योमेट्री इज इनर ऑर्बिटल octahedral and magnetic behavior is paramagnetic. कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? सबको क्लियर है? जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उन सबको क्लियर है? वंश, वंशिका, यशदीप, आप लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। 3-4 बार आपका नाम कॉल कर चुका हूँ। वंशिका, यशदीप, आयुष, काशवी, आपको क्लियर हो गया? आप डाउट बता रहे थे। यस सर। ओके, शौर्य? यस सर। ठीक है, सब लोग मुझे जरा इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बताओ, डाउट है? ये अब ड्रॉ कर लिया? कर लिया ड्रॉ? कर लिया? कितने वो एक्स लगा दिए? गिनो कितने लगाए पहले। मैं तो 3 ही दिए थे। देखो देखो, एक तरीका ये भी होता है कि इंस्टेड ऑफ ड्राइंग कंप्लीट ब्रैकेट, हम वैसे एक ब्रैकेट का एक एंगल बना देते हैं यहाँ पे। ये इसका मतलब ब्रैकेट ही होता है। एक कॉर्नर बना देते हैं बस, उस पे 4 नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, तो कई जगह आप ऐसा भी बना हुआ देखोगे। सो आपको याद होगा बाइडेंटेड लिगेंड इस तरह से कनेक्ट कर जाते हैं, 3 बाइडेंटेड लिगेंड। बताइए सब लोग, ये स्ट्रक्चर क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 3 एग्जांपल सॉल्व करनी है अभी हमें, उसके बाद हमारी वीवीडी कंप्लीट होगी। दिस इज द थर्ड लास्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद 2 और दूंगा। CONO2 होल 6 4 नेगेटिव, कोबाल्ट इज 27। शौर्य, इस कंपाउंड का नाम बताइए मुझे। सर हेक्स नाइट्राइटो। दोबारा बोलो, दोबारा स्टार्ट करो, स्टार्टिंग गलत है। सर हेक्सा नाइट्राइटो। नाइट्राइटो इज नॉट द कंप्लीट नेम। देखो पीछे लिस्ट में जाके क्या लिखा है। शौर्य जल्दी करो। सर हेक्सन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 5। दोनों चीजें गलत है, कोबाल्ट भी गलत है और 5 भी गलत है। कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट आएगा, ये डिसाइड करो। और ऑक्सीडेशन स्टेट गलत बता रहे हो। सर कोबाल्टेट आएगा क्योंकि आयन है। 6 नेगेटिव तो इसी पे है, नाइट्राइटो पे 6 नेगेटिव इक्वल टू 4 नेगेटिव। सर करुणा निदान, आप नाम बताइए इसका। आयन, कोबाल्टेट 2 आयन। ठीक है, हेक्सा नाइट्राइटो एन
कोबाल्टेट 2 आयन। इज इट क्लियर? देखिए लिखने का तरीका, नाइट्राइटो एन, एन कैपिटल बनेगा बीच में, बिकॉज एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, उसे स्मॉल एन नहीं बना देंगे। हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्टेट 2 आयन। देखो ये है ना, आप अपने आप नहीं कर पाओगे, इसके पहले दो डायग्राम आप अपने आप बनाइए, ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइनल डायग्राम मैं बनवाऊंगा, ग्राउंड स्टेट बनाइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बनाइए, वो दोनों केसेस बनाइए। पहले दो केसेस ड्रॉ हो गए, ग्राउंड स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सब लोग इतना कर लीजिए पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 2 पॉजिटिव आएगी, 2 पॉजिटिव के केस में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d7 बचेगा और 3d7 एज इट इज हमने ड्रॉ कर दिया। सभी लोग बताइए यहां तक सबने कर लिया? श्रेया, कृपा, काशवी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कर लिया आपने। अब आप बताइए कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पीछे पुश करके पीछे के कितने ऑर्बिटल्स लेना चाहते हैं? 2। बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या पीछे के 2 डी मिल जाएंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी? देखिए जब NO2 आएगा तो वो रिपल्शन तो एग्जर्ट करेगा, और रिपल्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप पीछे पुश कर भी दो तो भी एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी ब्लॉक करेगा उसके 2 डी ऑर्बिटल्स मिलने से, और उसे पीछे पुश करने की जगह भी नहीं है। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। ये मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा केस कहीं और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट में होगा। लेकिन याद रखिएगा ये एक एक्सेप्शनल केस है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर वेरी डेस्परेट टू ऑब्टेन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड कुछ भी करके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पाना चाहते हैं, ठीक है? वो क्या करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन डालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को तो पीछे पुश कर देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जिसे पीछे पुश करने की जरूरत जगह नहीं है। देखो अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रॉब्लम आएगी ना, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते फिर तो लिगेंड खुद ही आगे चले जाता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जब ये हिंड्रेंस आती है तो वो 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिलके उस अकेले एक इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन इतना डालते हैं कि उसे बाहर के 4D में भेज देते, लेकिन अपने लिए पीछे के 2D खाली करवाई ले। खुद मेटल के अपने ऑर्बिटल को आउटर हायर एनर्जी पे भेज देती है, लेकिन खुद लोअर एनर्जी पे ऑक्यूपाइड हो जाती है। एक को पीछे पुश कर दिया, एक को बाहर भेज दिया, तो देखिए यहां जगह खाली हो जाएगी। ये तो अब यहां से स्टार्ट करते हुए 6 ऑर्बिटल्स गिनो, D2 S P3, उन्होंने अपने 6 ऑर्बिटल रखे, उसके बाद जो भी बचा वहां पे मेटल के इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, समझ रहे? तो दिस बिकम्स D2sp3। और फिर अगला केस अब आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश करो कि क्या बनेगा फाइनल डायग्राम। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मेटल के एक इलेक्ट्रॉन को तो पीछे पुश कर पाए सक्सेसफुली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उनके
रूट में एक हिंड्रेंस का काम कर रहा था, एक बैरियर का काम कर रहा था, उन्हें पीछे की डी ऑर्बिटल लेने से रोक रहा था, तो 6 ऑर्बिटल ने उस अकेले एक इलेक्ट्रॉन पे इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एक्सर्ट करा कि उस एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर भेज दिया, लेकिन खुद पीछे के 2 डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर ली। ऐसा सिर्फ तब होगा जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से हिंड्रेंस आया करे। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो उनको सबको एक्साइट नहीं करा जा सकता था बाहर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर एनर्जेटिकली पुश करा जा सकता है। फाइनल डायग्राम बनाकर देखिए सब लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। देखिए ये आप खुद सोचिए कि ये केस का ऐसा सिनेरियो कब आया करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो पीछे पुश हो जाएगा, बस एक को पीछे पुश करने की जगह नहीं बचेगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब D7 होगा, D7 में, और कहीं तो आ ही नहीं सकता ऐसा, D7 में ही तो आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पीछे पुश हो पाएगा, एक नहीं हो पाएगा, और D7 सिर्फ कोबाल्ट में ही होता है। सो ऐसा एक्सेप्शन और वेरियस एलिमेंट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर कोबाल्ट। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पे NO2 की जगह कोई और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेकिन कोबाल्ट 2+ सिस्टम में ही ऐसा देखने को मिलेगा। समझे? तो ऐसा नहीं है कि ऐसे और भी एक्सेप्शंस आएंगे। दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस जो आपको याद रखना है। कोबाल्ट 2+ सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में आते हैं तो ऐसा होता है। अच्छा, अगर कोबाल्ट 2+ में वीक फील्ड लिगेंड आता तब भी कुछ नहीं करना था, फिर तो हम इसे को भी पीछे कुछ नहीं करते, फिर तो लिगेंड के लिए आगे वाले ऑर्बिटल ही ले लेते। स्ट्रॉन्ग के केस में कोबाल्ट 2+ जब भी आएगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन पीछे पुश हो जाएगा, एक बाहर भेज दिया जाएगा। तो ऐसा एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ यहां है और कहीं नहीं आए। ठीक है? अगर वहां पे 3D9 होता और कोई सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो फिर वो हायर एनर्जी वाले ऑक्यूपाई करता। ये फिक्स होता है कि 3D9 होता है कॉपर के केस में, और कॉपर आप देखेंगे कॉपर ना 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, वो 4 कोऑर्डिनेट बनाता है, वो फिक्स होता है। फिर मेटल वो वाले कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं बनाते। ठीक है? तो वो अभी आएंगे हम उस केस पे, 4 कोऑर्डिनेट भी करवाऊंगा मैं आपको। बताइए आपको समझ में आया? फाइनल डायग्राम आप लोगों ने ऐसे ही बनाया है। अनन्या, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या लिखा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है क्योंकि लास्ट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सही है? सो और ज्योमेट्री इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि D2sp3। ज्योमेट्री का नाम और मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों लिख लीजिएगा इसके नीचे। ज्योमेट्री इज इनर ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक। कार्तिक, आयुष, गौरा, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो दिस वाज एन एक्सेप्शनल केस जो सिर्फ आपको कोबाल्ट के स्ट्रॉन्ग फील्ड कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 कंपाउंड्स और करेंगे हम, NiCN4 2 नेगेटिव। निकल होता है 28। अब ये 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल, आप लोग इसे ट्राई कीजिए जब तक मैं कोई थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आपको हिंट देने के लिए बोर्ड पे लिखता हूं।
देखिए ये याद रखिए, इस कॉम्प्लेक्स को करने से पहले सब लोग मेरी एक बात सुन लीजिए, लिसन टू मी एवरीबॉडी, जो ऑनलाइन है वो प्लीज ध्यान से देखिए। देखिए 6 कोऑर्डिनेट में मैंने आपको दो ही पॉसिबिलिटीज बताई, या तो इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन होती है d2sp3 जो इनर ऑर्बिटल होती है, sp3d2 जो आउटर होती है। मतलब 6 कोऑर्डिनेट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पीछे के सिर्फ 2 ही डी लेना चाहता है, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, पीछे के 2 डी या फिर बाहर की 2। लेकिन 4 कोऑर्डिनेट में या तो पीछे का एक डी सो दैट dsp2 बन सके, या फिर एक भी नहीं मिलेगा तो sp3 टेट्राहेड्रल। आपको याद होगा जब मैं आपको वनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी करवा रहा था तो मैंने बताया था 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या तो स्क्वायर प्लेन होंगे या टेट्राहेड्रल। तो वो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल में से भी क्या होंगे वो उनके हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड dsp2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पीछे का एक डी लेने की कोशिश करेगा, पीछे के 2 डी नहीं लेने 4 कोऑर्डिनेट में, पीछे का एक डी लेना है, और अगर नहीं मिल रहा तो फिर बाहर का sp3 लेना। तो ट्राई कीजिए इसका क्या आ रहा है। इसमें ना एक चीज ध्यान से सुनिए, जब आप 4 कोऑर्डिनेट के डायग्राम्स बनाएंगे ना 4 कोऑर्डिनेट के, तो आप ना कभी भी बाहर का 4D बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप या तो पीछे का डी ले रहे हो या sp3 तक रुक गए हो, आगे वाले डी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसको ड्रॉ भी मत करिए। टू पॉजिटिव आ रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट करिए आप लोगों ने। यस सर। श्रेया बताओ क्या होगा। श्रेया। यस सर। सर बोलिए क्या होगा। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बताइए। सर वो दोनों इलेक्ट्रॉन शायद 4p नॉट में चले जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? फोर पी नॉट। श्रेया अनम्यूट रखो। श्रेया। यस सर। टेल मी वेरी फ्रैंकली, आप मेरी बात सुन भी रहे थे या कुछ और कर रहे थे? मुझे ऐसा लगा बीच में आप शायद क्लास नहीं कर रहे। फोन से मैं क्लास कर रही हूँ और फोन में थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहे हैं, बार बार बीच में कनेक्शन ब्रेक हो रहा था। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी था और मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया भी था। इन स्पाइट ऑफ दैट आप अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अब हम 4 कोऑर्डिनेट पे आ चुके हैं, 6 कोऑर्डिनेट तो हो चुका है खत्म हमारा। 4 कोऑर्डिनेट पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पहले श्रेया ये बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 4 कोऑर्डिनेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल का पीछे का एक ही डी लेना चाहता है, 2 डी नहीं लेना चाहता।
एक डी, अगर पीछे पुश करेगा भी ना तो एक डी लेने के लिए करेगा। तो देखिए एक डी तो इसे मिल सकता है ना, ये इसे यहाँ पे पीछे पुश कर देगा, और जैसे ही इसे पीछे पुश करेगा तो यहां से ये जगह खाली हो जाएगी, तो यहां से स्टार्ट करते हुए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक डी एक एस और दो पी, पी का भी एक बचेगा लास्ट। बताइए। यस समझ आ गया। ओके श्रेया, यस अगर ये वीक फील्ड होता तो फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ देता, फिर आगे sp3 में चले जाता, मेटल एटम के लिए हाइब्रिडाइज कर देता। तो करिए जरा आप इसका फाइनल डायग्राम, फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा। चेक करो, बिल्कुल फाइनल डायग्राम आखिरी वाला ऐसे ही बना है। एक 4 का पी बचा हुआ है लास्ट में, बीच में 4 हो गए DsP2 के, और ये शुरू के 4 हो गए 3D8। ठीक है, ज्योमेट्री का नाम स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री इज इनर, नहीं इनर किसने बोला? इनर बोला था अभी किसी ने, आपने बोला था? इनर नहीं, यहाँ पे इनर आउटर नहीं होता, आप इसका मतलब अभी नहीं समझ रहे हो चीजों को। मैंने लिखा भी था, इनर और आउटर सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होता है, पीछे के 2 डी तो इनर, बाहर के 2 डी तो आउटर। 4 कोऑर्डिनेट में तो या तो हम स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं या टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा खुशी? डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, सिर्फ इसमें 4 कॉर्नर पे बॉन्ड बनेंगे, ऊपर नीचे नहीं बनेंगे, जैसे ऑक्टाहेड्रल में तो ऊपर नीचे भी बनते हैं। बताइए सब लोग, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो बताइए, पहले तो उन्हें क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आप सब लोगों को यहाँ पे क्लियर है? अनन्या क्लियर है? जिया, संस्कृति? ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, ओनली लास्ट एग्जांपल, उसके बाद मैं VBD का एक छोटा सा ड्रॉबैक आपको बताऊंगा, और फिर हम इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वास्ट थ्योरी करेंगे, क्रूसिबल थ्योरी। बट उससे पहले एक लास्ट एग्जांपल, NiCO होल 4, निकल इज अगेन 28। NiCO होल 4, मुझे इस कंपाउंड का नाम बताइए। पूरा नहीं हुआ, क्या रह गया बताओ? हाँ, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ठीक है, करिए। 0 भी होता है तो 0 बोलना भी होता है, लिखना भी होता है। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। शशांक, शशांक सिंह, यस सर। शशांक आप रिप्लाई नहीं करते हो, मैं आपका 2-3 बार नाम बोल चुका हूँ, आप बताइए समझ में आ रहा है आपको? देखिए, आप लोगों के इसी बिहेवियर की वजह से फिर मुझे आपको फोर्सफुली यहाँ पे सबको ऑफलाइन ही बुलाना पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन खत्म ही करना पड़ेगा बैच में, क्योंकि आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और जब तक आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देंगे फिर मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता पढ़ाने। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जो ऑफलाइन है वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और जो घर पे बैठे हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं।
सही बात है ना साहिल? सर यस, सर इसमें डाउट है। NiCO4 में डाउट है? यस सर। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, और सब लोग भी ट्राई करो जहां तक प्रोसीड कर पा रहे हो, और बताइए कहीं डाउट है तो। ग्राउंड स्टेट तो ये बनी हुई है पिछले वाले केस की। कर लिए? वो फिर से सेम ही बन जाएगी, क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मतलब यही रहेगा। ठीक है, तो इसमें दो बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इवन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो का मतलब वो ग्राउंड स्टेट ही हो गई, तो यही रहेगा। अब करें क्या? अब सीधे सीधे लिगेंड को देखते हैं। 4 लिगेंड आ रही है। अच्छा ये बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है? कार्बोनाइल में कार्बन के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एंड इनफैक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या करेगा? डेफिनेटली पीछे के और पीछे का डी ऑर्बिटल लेने की कोशिश तो करेगा। ठीक है, ये पुश करने की कोशिश करेगा, इट हैज द एबिलिटी टू पुश। तो ये क्या करेगा? 4s का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश कर दिया जाए, बट उसके बाद भी इसे पीछे का डी मिलेगा नहीं ये, लेकिन एटलीस्ट sp3 तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन निकले तो है नहीं, तो कोबाल्ट बीइंग कार्बोनाइल बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पीछे पुश कर देगा, और पीछे जैसे ही 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे तो 4s खाली हो जाएगा। सर इसमें बताइए ऐसा जो भी भी तो स्टूडेंट्स सकता है ऑनलाइन है। हाँ बोलो श्रेया। वो S4s2 के इलेक्ट्रॉन्स 4p नॉट के लास्ट में भेज दे और फिर उसको 4 मिल जाते DsP2। नहीं, अगर कोई भी चीज पहले तो प्रेफर करती है लोअर एनर्जी पे जाना रेदर देन हायर एनर्जी। यस और श्रेया एक चीज याद रखिएगा हमेशा, मैंने तब भी बताया जो आपको एक्सेप्शनल केस थोड़ी देर पहले बताया था, कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट करके भेजना इज एनर्जेटिकली पॉसिबल। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना, उसमें तो एनर्जी भी तो लगती है ना, इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी पे भेजने में। 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं भेजा जा सकता, समझ रहे हैं आप इस चीज को? लोअर एनर्जी पे दे कैन बी शिफ्टेड, बट हायर एनर्जी पे उन्हें शिफ्ट करना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही हम बाहर भेज दें और DsP2 ले लें, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके यहाँ पे ये पीछे आ जाएंगे और sp3 ऑक्यूपाई करा जाएगा। यहां तो कार्बोनाइल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे आप, दिस इज sp3, और यहां पे 3d10 हो जाएगा। ये 4s के भी इलेक्ट्रॉन पीछे आ गए। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। संस्कृति मैग्नेटिक बिहेवियर, तो अब आपको अच्छी तरह पता चल गया ना, भूलोगे तो नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, और टेट्राहेड्रल आपको मालूम ही है बनाते कैसे। सो दिस इज अबाउट VBD। आपको VBD में हर पॉसिबल केस, हर पॉसिबल सिनेरियो मैंने करवा दिया। 4 कोऑर्डिनेट भी 2 टाइप के होते हैं, 6 कोऑर्डिनेट भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, एक एक्सेप्शनल केस है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो VBD वाज इनफैक्ट अ वेरी सक्सेसफुल थ्योरी। उसने ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर में सब कुछ बताया, लेकिन एक जगह आके VBD की एक लिमिटेशन आ जाती है कि ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट अ कैरेक्टरिस्टिक कलर। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्लू कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ पिंक कलर के होते हैं, तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर भी होता है। उस कलर का कॉज VBD नहीं बता पाई थी। VBD ने में बॉन्डिंग को लेकर तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि कब इनर ऑर्बिटल बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी उसने बता दिया, मैग्नेटिक नेचर भी हमें प्रेडिक्ट करनी बता दी। लेकिन अगर हम पूछ लें कि कलर क्यों है, तो VBD चुप हो जाती है। VBD हैज नो एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ कलर। तो इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फिर हमने एक नई थ्योरी डेवलप करी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एक लिमिटेशन लिखते हैं, लिमिटेशन ऑफ VBD लिखिए,
limitation of VBD. VBD is unable to explain. VBD is unable to explain the existence of a characteristic color. Unable to explain the existence of a characteristic color in coordination compounds. Existence of a characteristic color in coordination compounds. Thus, in order to overcome this limitation, the crystal field theory was developed. In order to overcome this limitation, the crystal field theory was developed. अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हेडिंग नहीं डालना, उससे पहले हम एक दो बेसिक चीजें क्लियर करें। सीएफटी को समझने से पहले दो चीजें समझेंगे। सबसे पहले तो एक टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा था जो हम सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं अपने माइंड में, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स आपको मालूम है डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y स्क्वायर और dz²। लेकिन क्या आप में से किसी को मालूम है कि इनमें से कुछ ऑर्बिटल्स को हम एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं और कुछ को नॉन एक्सियल बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उसके लिए हम शेप्स समझते हैं। एक हेडिंग डालिए, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये तो आपको मालूम है कि जो हमने 11th में किए थे। हाँ वही ऑर्बिटल सेम ही रहते हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डम्बल होते हैं और डी ऑर्बिटल डबल डम्बल। ठीक है, और डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y स्क्वायर और dz²। ठीक है, तो अब जरा देखिए, सबसे पहले dxy क्या मतलब होता है इसका। देखिए, अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं तो जनरली द हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसे हम x ले लेते हैं, वर्टिकल वाली को y ले लेते हैं। आपको मालूम है z कहां पे होती है? z is perpendicularly above and below the plane। ठीक है, तो dxy में जो आपको ये याद रहेंगे, डी ऑर्बिटल में डबल डम्बल होते हैं, एक डम्बल में 2 लोब्स होते हैं, तो डबल डम्बल में 4 लोब्स होंगे, 4 बैलून की तरह लोब्स बनेंगे। dxy में जो लोब्स होते हैं ना, वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में बनते हैं। ये दिस इज dxy, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग नहीं, नॉट ओवर द एक्सिस, इनफैक्ट बिटवीन द एक्सिस। सही है, देखते जाइए। तो dyz में जो 4 लोब्स बनेंगे वो y और z के बीच में बनेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सिस को रोटेट कर देते हैं। जो z एक्सिस ऊपर थी ना, हम उसे प्लेन में ले आते हैं, हम एक को y और एक को z मान लेते हैं। अब मान लेते हैं x ऊपर नीचे आ गया और ये वाला डायग्राम दोबारा बना देते हैं। सही है, तो yz में y और z एक्सिस के बीच में आ गई है। सिमिलरली dzx में फिर आप एक्सिस को रोटेट कर दीजिए, एक z एक्सिस एक x एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, डायग्राम यही बना दीजिए। एक मान लेते हैं x, एक मान लेते हैं z। ये 3 हो गए। अब ये देखिए, dx² माइनस y स्क्वायर, दिस इज x एंड दिस इज y। ये हमारा वही ओरिजिनल फॉर्मेट आ गया, z एक्सिस अबव एंड बिलो द प्लेन है। dx² माइनस y स्क्वायर में जो डबल डबल होता है, दैट इज नॉट बिटवीन द एक्सिस, इनफैक्ट दैट इज ओवर द एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग आपको डबल डबल मिलेगा।
ठीक है, और dz², दिस इज द ओनली ऑर्बिटल जिसमें डबल डंबल नहीं होता, इसमें एक सिंगल डंबल होता है, एंड इन प्लेस ऑफ अनदर डंबल एक रिंग आ जाती है जो नोड के अराउंड सर्कुलेट करती रहती है। ठीक है, तो z एक्सिस के अलोंग एक सिंगल डंबल होगा और एक रिंग होगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग, इस रिंग में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये xy प्लेन में रहती है। ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से, आप देख सकते हैं कि d ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके जो लोब्स हैं, जिनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपको पता है ना इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक्सिस के ऊपर नहीं बल्कि एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, बिटवीन द एक्सिस, तो इन्हें बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। लेकिन ये सारे डंबल जो है ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये भी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो डी सबशेल के अंदर याद रखिएगा 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर एक्सियल ऑर्बिटल्स, AXIAL एक्सियल ऑर्बिटल्स, और ये होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो पहले तो आप ये बताइए, डन सर। ओके सबने कर लिया? अब देखिए एक बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ये भी बना रहने देता हूं अभी डायग्राम। 2 चीजें बताइए मुझे, एक तो ये बताइए कि 4s और 3d में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते थे, आपने अबाउट प्रिंसिपल पढ़ा था क्लास 11 में, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो 4s और 3d में से लोअर एनर्जी का कौन होता था और कौन पहले भरा जाता था? तो 4s ऑर्बिटल्स वर लोअर इन एनर्जी, और ये हमें कैसे पता चलता था? n+l रूल, बोर-परी रूल भी बोलते थे उसे, जिसके लिए n+l, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, n+l की वैल्यू जिसके लिए कम आती थी वो लोअर एनर्जी का होता था, वो पहले भरा। और अगर 2 चीजों के लिए n+l की वैल्यू बराबर आ जाती थी तो हम सिर्फ n की वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड करते थे। ये तो आपको याद है, एटलीस्ट सारे रूल्स भी याद नहीं है, तो ये तो सबको याद है ना कि 4s पहले भरा जाता है, 3d बाद में। ठीक है, ये तो ठीक है, 4s और 3d को तो आपने कंपेयर कर लिया, लेकिन 3d के अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, जनरली उनका सीक्वेंस यही होता है कि सबसे पहला वाला होता है dxy, फिर dyz, फिर dzx, ये फोर्थ वाला होता है dx² - y², और लास्ट वाला होता है dz²। देखिए 4s और 3d में से तो आपने बता दिया कि 4s लोअर एनर्जी का है, 3d हायर एनर्जी का है,
लेकिन क्या आप में से किसी को मालूम है इन पांचों में से लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला कौन सा है और हाईएस्ट वाला कौन सा है? कुछ मालूम है? नहीं मालूम ना? इसलिए नहीं मालूम क्योंकि ये सब एक जैसी एनर्जी। ये याद रखिएगा, एक सबशेल के अंदर लाई करने वाले वेरियस ऑर्बिटल्स हमेशा सेम एनर्जी के होते हैं और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के लिए एक टर्म यूज होती है, आपने जरूर सुनी होगी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। समझ रहे हैं? तो हम जब भी एनर्जी कंपेयर करते हैं ना तो सबशेल्स की कंपेयर करते हैं। 4s को 3d से कंपेयर करेंगे, लेकिन एक ही सबशेल के अंदर वेरियस ऑर्बिटल्स को कभी कंपेयर नहीं करते बिकॉज दे आर ऑलवेज एट सेम एनर्जी। 3d के अंदर 5 होते हैं, पांचों एक जैसी एनर्जी के। f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 7 एक जैसी एनर्जी के होते हैं। p के अंदर 3 होते हैं, px py pz, वो तीनों एक जैसी एनर्जी के होते हैं। तो ऑल द ऑर्बिटल्स विद इन अ पर्टिकुलर सबशेल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे आर ऑलवेज एट सेम एनर्जी। मतलब थ्योरेटिकली चाहे आप इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर दो, इसमें भर दो, इसमें भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसी एनर्जी। लेकिन एक रूल होता है, एक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं कि हम शुरू से ही भरते हैं, हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए चल रहे हैं, लेकिन एनर्जेटिकली वो सब एक जैसे होते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब आप मुझे ये बताइए, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन जिस पर पूरी हमारी CFT बेस्ड रहेगी, कि एक मेटल एटम बैठा हुआ है, जब एक 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है, 6 कोऑर्डिनेट का बनने का मतलब है कि मेटल एटम बीच में बैठा हुआ है और 6 लिगेंड उसकी तरफ आ रहे हैं अपना अपना ऑर्बिटल लेके। तो आपके माइंड में कोई इमेज है कि वो जो 6 लिगेंड जब मेटल एटम को अप्रोच करते हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो क्या वो 6 के 6 एक साथ अटैक कर देते हैं मेटल एटम पे, एक साथ अप्रोच करते हैं, या आपको लगता है नहीं पहले एक लिगेंड आता होगा, फिर पीछे पीछे एक और आता होगा, फिर एक और आता होगा, फिर एक और आता होगा, एक लाइन से आते होंगे? या आपको लगता है नहीं एक एक करके नहीं आते, सारे एक साथ आ जाते हैं, मेटल एटम बेटा एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा? कुछ ऐसी इमेजिनेशन, कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन है आपके माइंड में कि अगर मेटल एटम को 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो वो 6 लिगेंड एक एक करके आएंगे या एक साथ आएंगे? अगर एक साथ आएंगे तो किस डायरेक्शन से आएंगे, किस ओरिएंटेशन से आएंगे? कुछ ऐसा मालूम है? कुछ थोड़ा सा भी आइडिया है? एक साथ आएंगे तो कहां से आएंगे? देखिए, CFT ही हमें यह बताती है कि जब भी एक 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल एटम को 6 के 6 लिगेंड एक साथ अप्रोच करते हैं, साइमल्टेनियसली अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस। आप इमेजिन करो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे मेटल एटम बैठा हुआ, लेट दिस बी द मेटल एटम, और 6 के 6 लिगेंड एक साथ हर 6 एक्सिस के अलोंग अप्रोच करती है। वैसे एक्सिस 3 टाइप की होती है, लेकिन अगर हम प्लस और माइनस साइन के हिसाब से देखें तो 6 एक्सिस बन जाती हैं। एक प्लस एक्स से आता है मेटल एटम की तरफ लिगेंड, एक लिगेंड इधर से आ रहा है अपना फील्ड ऑर्बिटल लेके मेटल एटम। मेटल एटम ने VBD वाला केस याद रखो, मेटल एटम ने अपने अंदर वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज कर लिए और वो यहां बैठ गया, वो इंतजार कर रहा है लिगेंड के आने का। अब एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है माइनस एक्स के थ्रू, ठीक है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है प्लस वाई के थ्रू, एक लिगेंड इधर से आएगा माइनस वाई के थ्रू, एक लिगेंड बोर्ड के ऊपर से जाएगा प्लस जेड के थ्रू, और एक लिगेंड बोर्ड के पीछे से आएगा माइनस जेड। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, 6 लिगेंड एक्सिस के अलोंग मेटल एटम को अप्रोच करेंगे, और इसी ज्योमेट्री को तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हो। आप यही तो बनाते हो जब आप एक स्क्वायर कॉर्नर पे मेटल एटम के 4 लिगेंड यहां बनाते हो, एक ऊपर एक नीचे बनाते हो, ये बेसिकली यही तो बनाते हो। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो 6 लिगेंड मेटल एटम को कहां से अप्रोच करते हैं, ये बात समझ में आई? अब एक बेसिक सुन के जाइए, हल्का सा एक बेसिक। देखिए, CFT ने हमें ये बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल थ्योरी ने हमें पहली बार ये बताया कि जब तक कोई लिगेंड मेटल एटम को अप्रोच नहीं कर रहा ना, जब तक मेटल एटम अकेला बैठा था, आइसोलेटेड बैठा हुआ था, कोई लिगेंड उसकी तरफ नहीं आ रहा था, तब तक मेटल के ये पांचों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे, एक जैसी एनर्जी के। लेकिन जब लिगेंड ने एक्सिस के अलोंग मेटल एटम की तरफ धीरे धीरे अप्रोच करना स्टार्ट करा ना, तो लिगेंड के आने की वजह से मेटल एटम के पांचों ऑर्बिटल अब एक जैसी एनर्जी के नहीं रहे, उनकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो गई, उनमें से 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी पहुंच गए और रिलेटिवली 3 लोअर एनर्जी पे, क्योंकि लिगेंड आ रहा है एक्सिस के अलोंग और मेटल के भी कुछ ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं। तो लिगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के उन एक्सियल ऑर्बिटल में बिल्कुल फेस टू फेस डायरेक्ट रिपल्शन होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो लिगेंड मेटल के एक्सियल ऑर्बिटल पे ज्यादा रिपल्शन डालेगा रिलेटेड टू नॉन एक्सियल। ठीक है, आप इमेजिन करो लिगेंड यहां से आ रहा है, अब लिगेंड यहां से आता हुआ इन ऑर्बिटल से डायरेक्ट रिपल्शन नहीं फेस करेगा,
लेकिन जो लिगेंड यहाँ से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है वो एक्सियल ऑर्बिटल से डायरेक्ट रिपल्शन फेस करेगा, क्योंकि मेटल के भी ऑर्बिटल पूरे खाली थोड़ी ना, मेटल के पास भी तो डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ऐसा थोड़ी ना कि ये बिल्कुल खाली है, मेटल के पास भी डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा CFT कह रही है जब तक लिगेंड नहीं आ रहा तब तक तो ठीक है, मेटल के पांचों ऑर्बिटल किसी पे कोई रिपल्शन ही नहीं पड़ रहा, सब एक जैसी एनर्जी के हैं, डीजेनरेट है। लेकिन जब लिगेंड आना स्टार्ट करते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या आप नाम बता सकते हैं कौन कौन से हायर एनर्जी पे पहुंच जाएंगे? dx² - y² और dz² इन पे ज्यादा रिपल्शन पड़ेगा, दे विल बी रेज्ड इन एनर्जी, रिलेटिवली इन पे उन दोनों के कंपैरिजन में कम रिपल्शन पड़ेगा, ये रिलेटिवली लोअर एनर्जी पे हो जाएंगे। तो डी ऑर्बिटल में एक स्प्लिटिंग हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसको मैं आपको अगली क्लास में और डिटेल में समझाऊंगा, आज आप लोग इतना ही कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। गुड डे सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी।